सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने वर्क एनर्जी पावर करने वाले हैं 2020 का। दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट सुनिएगा। सबसे पहला कि आप इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसको खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप आके सोल्यूशन को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो ये आपके सामने 4 सिंपल स्टेप है। इसको फॉलो करेंगे तो आप 2019 से लेकर 2022 सभी के फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एरर फ्री आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। अगर आपको वर्क एनर्जी पावर को कंप्लीटली मजबूत करना है अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट एंड मोर क्वालिटी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग, चाहे वो पीवाईक्यूज हो या फिर और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा खुल के दिखने वाला है। शुरुआत के आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीडियोस है। जनरली बच्चों को वर्क एनर्जी थ्योरम में तकलीफ रहती है तो उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया गया है। 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 21 के ये अपना रैंक बूस्टर सीरीज जो चलाया गया था उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपको हर तरीके से क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2020 के क्वेश्चंस के सोल्यूशन को, डिस्कशन को। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें हमसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। A 60 horsepower electric motor lifts an elevator having a maximum total load capacity of 2000 kg. If the frictional force on the elevator is 4000 Newton, the speed of the elevator at full load is close to this much. 1 हॉर्स पावर का कन्वर्जन हमको दे रखा है। सो बेसिकली आपके पास एक एलिवेटर है, उसको ऊपर की तरफ पुल करने के लिए मोटर सिस्टम है, तो वो इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, मान लेते हैं कुछ एफ फोर्स से। ठीक, उसके अलावा इस लिफ्ट का खुद का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 2000 केजी, चाहे वो लिफ्ट का मास हो प्लस उसके अंदर जो लोग आ सकते हैं। तो टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स लग सकता है mg, दैट इज 20,000 न्यूटन। 2000 इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी हमसे सवाल में 10 बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा जब ये लिफ्ट आपको ऊपर जाएगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स हमें यहां पे दे रखा है दैट इज योर 4000 न्यूटन। सही बात है। मान लेते हैं कि लिफ्ट का जो वेलोसिटी है, अभी क्योंकि हमने 20,000 मान लिया है पूरा वेट, इसका मतलब हम फुल लोड पे ही काम कर रहे, ऑपरेट कर रहे हैं। मान लेते हैं लिफ्ट की वेलोसिटी आपको v है, राइट। तो एक बात तो तय है कि ऊपर का जो टोटल फोर्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज योर 4000 प्लस योर 20,000, यानी कि ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया है। और हम सभी जानते हैं कि पावर ऑफ दिस मोटर इज ऑल्सो इक्वल टू दिस फोर्स डिलीवर्ड मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, जो उसका स्पीड है इस समय, राइट। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है v, सो v इज इक्वल टू p अपॉन f। p की जो वैल्यू है जनाब वो आपको 60 हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर में आप यहाँ पे 746 भी रखेंगे डिवाइडेड बाई योर 24,000। सो यहाँ से एक अपना ये गायब हो जाएगा, सो दिस बिकम्स योर 400। सो दिस इज योर 746 अपॉन योर 400। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको आंसर 1.9 के आसपास आता दिख जाएगा। नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आपको उसका इन एंड आउट समझ में आ जाना चाहिए। अब ये एक और सवाल आपको 2020 में इस एलिवेटर फॉर्मेट पे ही पूछा गया। एन एलिवेटर इन अ बिल्डिंग कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 10%, 10 लोगों को वो इकट्ठा ढो सकता है। एक आदमी का अगर हमने एवरेज मास 68 केजी मान लिया, द मास ऑफ एलिवेटर इज 920 केजी एंड इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो 6000 न्यूटन है। इफ द एलिवेटर इज मूविंग अप विद इट्स फुल कैपेसिटी, द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इज हाउ मच। तो ये आपको बिल्कुल इसके पुराने वाले सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। यहाँ पे भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और एक आपका ड्रैग फोर्स या और अदर फ्रिक्शनल फोर्स जो हमें यहाँ पे दे रखा है दैट इज योर 6000 न्यूटन। और mg की जगह क्या लेंगे, देखिएगा फुल लोड की बात की जा रही है, मतलब 10 लोग तो चढ़ गए हैं। अब एक आदमी का मास 68 है, यानी 680 केजीज प्लस इसके अलावा भैया 920 केजी का तो अपना एलिवेटर ही है इनटू ग्रेविटी, और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका कोई फोर्स F इसको पुल कर रहा होगा। तो हमसे यहाँ पे पावर
जो पूछ रहा है दैट इज f इंटू वेलोसिटी, जो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब f जो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो f जो होगा वो डाउनवर्ड टोटल फोर्स के बराबर होगा। अच्छा ये कितना है जनाब, ये कितना हो गया है 900 प्लस 600 1500 इंटू 100 प्लस 100 1600, तो ये आपको हो गया है 16,000 न्यूटन। सो 16,000 इंटू 6,000 इज योर 22,000 multiplied by your velocity, that is your 3. So this turns out to be इतना 66,000 वॉट, that is your option number C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अब ये जो सवाल है सिमिलर डेरिवेशन बोल लीजिए, या फिर आपको जो इसमें अप्रोच है वो आपसे 21 में भी आया है और 22 में भी आया है। तो देखिए PYQ बहुत रिपीट होते हैं। A particle is moving unidirectionally on a horizontal plane under the action of a constant power supplying energy source। तो भैया उस पार्टिकल पे कांस्टेंट पावर लग रहा है जिसके वजह से वो आपको मूव कर रहा है। The displacement s and time graph that describes the motion of the particle is what? अच्छा अब देखिएगा भैया, पार्टिकल जो है वो आपको कांस्टेंट पावर महसूस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं पावर इनटू टाइम, किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी तक उस पार्टिकल पे जो वर्क डन हुआ है वो हो जाएगा पावर इनटू टी, एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन योर काइनेटिक एनर्जी। तो वो इतना एनर्जी गेन किया होगा हाफ mv²। अब यहां से हम इस v को लिख सकते थे सर 2pt/m होल टू द पावर हाफ। अब ये जो आपका v है ना, आप इसको लिख सकते हो ds/dt, तो उस dt को राइट साइड ले जाओ। देखो ये जो 2p/m है ना पावर हाफ, उसको हटा दो, ये हो गया t टू द पावर हाफ, यहाँ पे आपका dt राइट साइड में आ गया। अब इसे हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से s निकल के आएगा, ये टर्म तो आपका कुछ कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई ये आपको हो जाएगा कितना t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। सो मुद्दे की बात है कि s जो है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका s जो है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये दोनों तो गलत है। अब यहाँ पे देखिए s बढ़ तो रहा है, लेकिन इस ग्राफ के हिसाब से समय के साथ जो है वो s सैचुरेट कर जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, s कांस्टेंट तो नहीं होने वाला कभी भी, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका वर्क डन का सवाल है। कंसिडर अ फोर्स दिस मच, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम A टू B इज हाउ मच। पार्टिकल पहले A कोऑर्डिनेट पे था, अब B कोऑर्डिनेट पे है, अलोंग द लाइन सेगमेंट दिस मच। ठीक है, अच्छा तो सर यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है क्योंकि x और y का फंक्शन है। तो हम सर जानते हैं कि इस केस में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू f.dx, लेकिन यहाँ पे सिर्फ dx तो लिखेंगे नहीं, पार्टिकल जब आपको ट्रैवल कर रहा है उसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा था, तो यहाँ पे हम dr वेक्टर लिखेंगे। कहने का मतलब है कि f की जगह तो आपने लिख दिया -xi कैप प्लस yj कैप, लेकिन ये dr की जगह आप क्या लिखेंगे, dr वेक्टर की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे dxi कैप प्लस dyj कैप। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखिए i और i का डॉट लेंगे तो x dx हो जाएगा, यानी कि -x dx प्लस y dy, इंटीग्रल y dy। अब जब पार्टिकल आपका A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा है तो x कोऑर्डिनेट 1 से चेंज होके 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट 1 से चेंज होके 0 हो गया है, और y कोऑर्डिनेट 0 से चेंज होके 1 हो गया है, 0 से 1 हो गया है। अब जनाब इसको आपको सिर्फ इंटीग्रेट ही तो करना है, x²/2 आएगा, तो यहाँ पे मुझे ये हाफ आता दिख रहा है और ये भी हाफ आता हुआ दिखेगा, दिस इज गोइंग टू बी 1, ऑप्शन नंबर सी। अब ये मत पूछना कि सर यहां से यहां दिक्कत हो रहा है, अगर ये दिक्कत हो रहा है तो आपके जीवन में दिक्कत है, इस वक्त बेसिक इंटीग्रेशन है इसलिए इसको स्किप किया है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि ये सवाल आपको कहीं कहीं पे है ना किनेमैटिक्स में भी दिख सकता है, चलिए यहाँ पे अगर डला हुआ है तो सॉल्व कर लेते हैं। सवाल में कहता है अ टेनिस बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h and after freely falling on a wooden floor it rebounds and reaches to a height h/2. The velocity versus height of the ball
वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल। जब आप हाइट कहते हो तो सरफेस से ऊपर की बात करते हो। ड्यूरिंग इट्स मोशन मे बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाई व्हाट। अच्छा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मुद्दा ये है कि आपके पास ये फ्लोर है या वुडन फ्लोर है, जो भी है, बॉक्स है, और एच हाइट के ऊपर, एच हाइट ऊपर, यहाँ पे एच हाइट ऊपर आपका एक बॉल है। अभी फिलहाल इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। अब ये आपको नीचे गिरना शुरू करता है, ये आपको नीचे गिरना शुरू करता है, एच हाइट है ये वाली। तो किसी मोमेंट पे इसका जो स्पीड है, राइट, वी, दैट वर्सेस एच हमसे ग्राफ प्लॉट करने कह रहा है, और पूरी जर्नी के लिए कह रहा है। सर पूरी जर्नी का मतलब, ये भाई साहब आपको आता है, जमीन से टकराता है, और वापस ये रिबाउंड जब करता है ना, तो ये h/2 हाइट तक ही जा पाता है, h/2 हाइट तक ही ये जा पाता है। बीच में इसका जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हुआ है लौटते वक्त, ठीक है। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, राइट, हमको लिखना है वेलोसिटी वर्सेस h एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो हाइट है ना, मान लीजिए कि ये जो आपको पोजीशन है, ये जो आपको हाइट है भी सरफेस से, इसको हम लोग कह देते हैं h एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस समय ये v की वैल्यू क्या है वो सॉल्व नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर। यहां से लेके यहां तक के लिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ही लगा लो, दैट इज योर v² इज इक्वल टू, u तो 0 है, एंड 2g और h, यानी कि ये हाइट कितना फॉल किया है, दैट इज h माइनस दिस इज योर h माइनस h दिस, राइट। तो यहीं से आपको दिखना शुरू हो जाना चाहिए कि आपका जो v, आपका जो ये v वर्सेस ये वाला प्लॉट होगा वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, तो पैराबोलिक होगा, कर्व्ड होगा। इसका मतलब ये वाला तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरा बात, जब आपका पार्टिकल नीचे जा रहा था तब आपका वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यानी वेलोसिटी नेगेटिव था, और लौटते वक्त वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट। तो एक बार आपका ग्राफ जो होगा वो नेगेटिव में होगा और एक बारी ग्राफ पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब आपका हाइट h था तब आपका स्पीड 0 है, जब आपका हाइट h है तब आपका स्पीड 0 है, जो कि इसमें भी आपको दिख रहा होगा, राइट, हर जगह आपको दिख रहा है ऐसा। अब वो आपको नीचे आता है, उसके बाद वो ऊपर भी जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही वो यहां से टकराता है, टकराने के जस्ट पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी रही होगी, है ना। अब यहां देखिए, ये आ रहा है, यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जस्ट टकराने के बाद इसका वेलोसिटी ऊपर हो जाता है, यानी कि h इज इक्वल टू 0 पे ही उसका वेलोसिटी रिवर्स कर गया और अचानक से वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अब चर्चा उठता है सिर्फ इसमें और इसमें, तो वो जो जजमेंट है वो आप इस पैराबोलिक से डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरीके का अगर आपके पास v का अगर स्क्वायर होता है तो आपका पैराबोला जो होगा वो ग्राफ c में जो दिख रहा है वैसा दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपके पास ना एक ब्लॉक है। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत जगह इसका इंटीग्रेशन बेस्ड सॉल्यूशन देता है जिसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सवाल में कहता है कि एक ब्लॉक है जिसके ऊपर आप शुरुआत में एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हो 200 न्यूटन का, कांस्टेंट फोर्स आप लगा रहे हो 200 न्यूटन का। तो पहले 15 मीटर तक आपने इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया, लेकिन अगले 15 मीटर में आपका जो ये अप्लाइड फोर्स है वो लीनियरली डिक्रीज कर गया है 100 न्यूटन तक। यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअस डिक्रीजमेंट है और लीनियर डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो हमसे टोटल वर्क डन पूछा है। तो भैया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आप ग्राफिकली नहीं कर रहे हैं मतलब आप जीवन में बहुत गलत कर रहे हैं। एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ देखिए, तो भैया 0, 15 और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ 30 हो जाता है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि शुरुआत के 15 मीटर फोर्स कांस्टेंट था और फिर फोर्स आपको लीनियरली डिक्रीज कुछ इस प्रकार से कर जा रहा है। और मेरे पास यहाँ पे सारा ही डेटा है,
कांस्टेंट फोर्स 200 का था, ये जब आपको डिक्रीज करता करता यहां तक आया है तो ये वाला चीज आपको 100 न्यूटन है। वर्णन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। एक आपका ये लेफ्ट वाला है जो कि आपको एक रेक्टेंगल है, और एक आपका ये राइट वाला है जो कि आपको एक ट्रपीजियम है। तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वही होगा मेरा वर्क डन। सो एरिया विच इज ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल टू, ऑरेंज का एरिया कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 15, राइट, प्लस ट्रपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये वाला 200 है, ये वाला 100 है, तो इनका समीशन 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज योर 15, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया है। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको 5250 निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए, इस सवाल में हमसे क्या बोला, आपको बोलता है इफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय दिस, देन एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच। सो भैया इक्विलिब्रियम पे आर की वैल्यू कितनी होगी, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपका जो फोर्स है वो 0 के बराबर कर दीजिए, और फोर्स आपका हो जाता है माइनस डी यू बाई डी आर, राइट। सो बेसिकली आपको चुपचाप से डी यू बाई डी आर ही करके 0 के बराबर कर दीजिए, सिंपल सी बात है। अब जब यहाँ पे इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस तो हट जाएगा 6a डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 7 माइनस 12b डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो यहां से आपका 6 से इसको कट किया तो ये 2, इसको कट किया तो ये हो गया आपका 6, सो दिस इज a इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाई r टू द पावर 6, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2b बाई a होल टू द पावर 1/6, राइट। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो a और b तो हो नहीं सकता, अब c और d में है, तो अब क्या करेंगे, अब ये आपका r का वैल्यू है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग u पूछ रहा है, यानी कि जब r इतना था तो u कितना है, तो अब थोड़ा सा तो मेहनत कर लेंगे। ये जो आपका है ना r टू द पावर 6 प्लस b अपॉन r टू द पावर 12, तो ये r की वैल्यू को आपको इसमें डालनी है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डू सो यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला पार्ट आपका निकल के आएगा यहाँ पे सॉल्व करके, तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आसान है लेकिन बच्चे इसे बहुत लंबे लंबे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इस सवाल को वन लाइन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये आपका थीटा है, A to C and then here you have B, right? कहता है a small block starts slipping down from point B on an inclined plane AB। तो आपका पास एक ब्लॉक है, यहाँ पे हमने एक ले लिया है ब्लॉक, ये ब्लॉक आपको यहाँ से मोशन शुरू कर रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड 0। हमसे ये भी कहता है कि ये पोर्शन जो है वो स्मूथ है, BC स्मूथ है, CA में आपको फ्रिक्शन है। तो ठीक है, ये ब्लॉक गिरा 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 C तक तो स्पीड गेन किया होगा, लेकिन C से जब वो A पे आ रहा था तो फ्रिक्शन की वजह से उसके मोशन को अपोजिशन महसूस हुआ। फिर क्या बोला है, इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेस द बॉटम। तो भैया फ्रिक्शन इतना उसको खतरनाक मिला कि यहाँ आते आते तो उसका जान निकल गया, उसका फाइनल स्पीड फाइनली 0 ही हो जाता है। BC इज इक्वल टू 2AC, कहने का मतलब है अगर हमने AC को x बोला है, सो BC इज ट्वाइस ऑफ AC, सो ये वाली लेंथ 2x है। ठीक है, ठीक है ना, AC जो है अगर x बोला तो BC 2x है, बढ़िया है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय, आपका जो यहाँ पे सरफेस है, ये जो आपका म्यू है ना, हमसे कहता है कि भैया वो k tan थीटा है, तो k की वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि आपका जो ये ब्लॉक है इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो किसी हाइट पे है, यानी ब्लॉक के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, ब्लॉक के पास शुरुआत में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और फाइनली भी ब्लॉक के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो मुद्दे की बात है, जब ब्लॉक B से A पे आता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कहां गया भैया, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी कहां चला गया, तो
ब्लॉक जब यहां से यहां आया था तो फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन किया। सो बेसिकली पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी को फ्रिक्शन खा गया, काइनेटिक में कन्वर्ट होने ही नहीं दिया फाइनली। सो बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज जो आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड भी मैग्नीट्यूड है तो राइट साइड भी मैग्नीट्यूड है। अभी यहां पे साइन वाइन मत लगा देना, राइट? ये पूरा फील वाला सोल्यूशन बोलते हैं इसको हम लोग, फील वाली। अच्छा, व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? तो वो सर हो जाएगा मेरा mg इंटू जो हाइट लॉस किया है। सर ये वाली हाइट कितनी है? ये टोटल लेंथ आपका 2x प्लस x 3x है। दिस इज योर 3 इंटू एक्स। एक काम कीजिए, ऐसे लिखिए 3 इंटू एक्स, राइट? लेकिन 3x हमको तो हाइट चाहिए, तो 3x साइन थीटा, 3x साइन थीटा, बढ़िया। और सर फ्रिक्शन का वर्क डन, तो भैया आपको इतना तो पता है ना कि बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब ये मत बोलना कि सर ये नहीं पता था। तो सर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है इस पे दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा। तो पूरे रास्ते पर यहाँ सी से लेके ए तक में यही फ्रिक्शन लगा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एम जी कॉस थीटा, और एफ इंटू डी करना था। डिस्प्लेसमेंट तो एक्स ही हुआ है फ्रिक्शन वाले रोड पे, खत्म। तो mg ने mg को मार डाला, x ने x को मार डाला। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि म्यू इज इक्वल टू 3 tan थीटा, यानी कि सर ये जो k है उसकी वैल्यू 3 है। क्लियर एकदम? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोलता है कि आपके पास इस प्रकार का एक पाथ था, बढ़िया। यहाँ पे आपके पास एक बॉल है, और ये जो बॉल है फिलहाल इस बॉल की जो हाइट है ग्राउंड लेवल से दैट इज योर 2 मीटर। अच्छा, अब ये बॉल आता है, आपने इसको रिलीज कर दिया, आता है खट 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 खट, यहां से आते 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 अब यहां पे तो रास्ता खत्म हो गया है। तो इसके बाद वो क्या करेगा? पैराबोलिक पाथ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और अपने मैक्सिमम हाइट को अचीव किया। मैक्सिमम हाइट अचीव करने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि अब इसका वेलोसिटी इस समय हॉरिजॉन्टल ही रहा होगा, राइट? अच्छा, तो इसको बोला गया है पॉइंट पी, और हमसे ये भी बोलता है कि जो पॉइंट पी है उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से 1 मीटर है। सवाल में तो ऐसा ही बोला, बढ़िया सर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी इज हाउ मच, हमसे यही तो पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ए पॉइंट और पी पॉइंट, डायरेक्टली सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को देखो और एनर्जी के बारे में सोचो। इस पूरे सवाल में कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर ड्रैग नेग्लिजिबल है, कोई भी जिक्र नहीं है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का, यानी कि देयर इज नो एनर्जी लॉस। जो भी हो रहा है कन्वर्जन कन्वर्जन खेला जाएगा। तो शुरुआत में इसके पास स्पीड 0 था, यानी कि शुरुआत में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये बॉल जो है आपका इफेक्टिवली कितना हाइट लूज किया? ये बॉल पहले इस हाइट पे था और फाइनली अब यहां पे है। तो जो लॉस इन हाइट हुआ है बॉल का दैट इज 2 - 1 यानी कि 1 मीटर। सो देयर इज सम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज सम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। सो अगर कुछ लॉस हुआ है तो पार्टिकल ने यहां आते आते काइनेटिक एनर्जी भी तो गेन करी, काइनेटिक एनर्जी भी तो गेन करी है जनाब। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो भैया हमसे यही तो पूछा है, हमसे यही पूछा, यानी सर मेरा जो जवाब है इस सवाल का वो चुपचाप mgh ही है, जहां पे m जो है सर मेरा 1 है, ग्रेविटी मेरा 10 है, और h जो है सर मेरा वो 1 मीटर है। खत्म। तो सर यहां पे 10 जूल्स ही आंसर है। कहां गया, कहां गया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 10 ही है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर होना ही पड़ेगा, ना होने का सवाल ही नहीं उठता। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, बोलता है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप बाय अ बॉलिंग मशीन सो दैट इट राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर आफ्टर लीविंग द मशीन। इफ द पार्ट पुशिंग द बॉल applies a constant force F on the ball and moves horizontally 0.2 meter while launching the ball, the value of F is how much? अच्छा, सो आप तो ऐसा समझिए कि अभी कोई तो डिजाइन रहा होगा जहां पे मुद्दे की बात है कि बॉल पे एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा था। कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए? कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए? तो भैया 0.2 मीटर के लिए। अब इसके बाद ये F फोर्स लगना बंद हो गया होगा, इस बॉल ने इनफ वेलोसिटी गेन कर ली होगी जिसके वजह से ये आपने इसको शूट कर दिया। अब क्योंकि सवाल में कह रहा है कि आपने बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है, तो हो सकता है ऐसा कुछ डिजाइन हो,
हो सकता है कि अब हम डिज़ाइन थोड़ा देखने गए थे, लेकिन एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डिज़ाइन कैसा रहा। अब क्या हुआ होगा, बॉल यहाँ से खट करके ऊपर निकल गया, और निकलते निकलते कहाँ तक गया है, तो हमसे कहता है कि भैया ये कितना ऊपर चला गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 20 मीटर्स। तो जनाब ये 20 मीटर्स ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि एक एक्सटर्नल एजेंट आ गया जीवन में। तो हम कह सकते हैं वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बहुत बच्चों के मन में आता है कंफ्यूजन कि सर अगर आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया है तो अब ग्रेविटी का वर्क डन लेंगे क्या? नहीं। क्या तो आप डेल्टा यू लिखो, या फिर आप लेफ्ट साइड में वर्क डन बाई ग्रेविटी लिख दो, दो में से कोई एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे नेट वर्क डन में सिर्फ वर्क डन बाई कैपिटल एफ ही है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब ये जो डेल्टा के डेल्टा यू लिखते हो ना, वो इनिशियल टू फाइनल लिखते हैं। तो ये मेरा इनिशियल फोटो है और ये मेरा फाइनल फोटो है। तो भैया वर्क डन बाई एफ, तो भैया एफ फोर्स ने तो यहीं से यहां तक काम किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत में भी बॉल रेस्ट पे था, बाद में भी बॉल इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया, तो देयर इज नो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। हाँ भैया इंक्रीज इन हाइट हुआ था तो mgh लिख दिया, बढ़िया है। पूछा क्या था, f की वैल्यू पूछी थी, सो f इज इक्वल टू mgh अपॉन s। m की वैल्यू जो है वो 0.15 है, ग्रेविटी अपना 10 है, हाइट अचीव्ड 20 है, एंड s इज योर 0.2। सो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि सर ये वाला जो टर्म है वो 100 आ जाएगा, यानी कि 100 इंटू 10,000 इंटू 0.15 इज योर 150। तो इस सवाल का सही जवाब भी 150 है। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये सब सोल्यूशन आपको इंपॉर्टेंस फील कराता है कि क्यों ये सब आपके लिए हेल्पफुल है, ना कि सिर्फ बुक के सोल्यूशन, वहां पे आपको समझ में भी नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिएगा, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रिवन बाय एन इंजन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर ऑफ 1 watt. द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. आफ्टर 9 seconds द बॉडी हैज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच. तो ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसा कुछ आया था, जहां पे हमें पावर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन डराइव किया था। तो भैया कांस्टेंट पावर है, तो किसी भी टाइम t पे जो वर्क डन हुआ है दैट इज पावर इनटू टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इस बार आपको प्रॉपर इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पे डेटास को सब्स्टिट्यूट करना है। वेलोसिटी की जगह हमने लिखा था ds, तो लिखा ds, दिस वाज योर 2p बाई m, दिस इज योर t टू द पावर हाफ dt, ds बाई dt हुआ ना वेलोसिटी, तो dt को राइट साइड ले गए थे हम लोग। अब यहाँ पे इसको करते इंटीग्रेट, यहाँ पे करते इंटीग्रेट, सो s इज इक्वल टू दिस फेलो वाज योर 2p बाई m मल्टीप्लाइड बाई योर 2/3 t टू द पावर 3/2। ठीक, अच्छा अब लगाइए यहाँ पे वैल्यूज का क्या है, 9 सेकंड पे आपसे पूछ रहा है, 9 सेकंड पे है ना। तो भैया 2 इंटू पावर कितना है 1, मास कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 टी टू द पावर, अच्छा टी कितना है 9, सो 9 टू द पावर 3/2, ए वैल्यू 1 है, सो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9 का अंडर रूट 3 और 3 का क्यूब 27, तो ये आपको 18 दिख रहा है। तो क्या आपका भी 18 आ रहा है क्या? आ रहा होगा। आगे बढ़ जाए, चलिए ये देखिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। इस सवाल को आप चाहो तो सिर्फ एनएलएम खेल के भी कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम को ला सकते हो रोल में, ठीक है। देखिएगा, सो इस सवाल में हमको क्या कहता है कि पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, तो पार्टिकल ऊपर गया और फिर वापस नीचे भी गिरते गिरते आया। क्या बोल रहा है कि जनाब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है ना। सवाल एक ही है, डायग्राम दो बनाया अलग बात है। आपका पार्टिकल यहाँ पे है, आपका पार्टिकल यहाँ पे है, आपने इसको ऊपर फेंका विद अ स्पीड ऑफ v0, ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आया। तो हमसे कहता है कि जब ये वापस नीचे लौटा, क्योंकि रास्ते पर फ्रिक्शन था तो इसकी स्पीड घटी है, इसकी स्पीड घटी है और अब इसकी स्पीड हो गई है v0/2। ठीक, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू i बाई 1000। तो i की नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू हमसे पूछ रही है। सो बेसिकली हमें म्यू सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में।
हमें इस क्वेश्चन में म्यू सॉल्व करना है। अच्छा, तो देखिए यहां पे आप एक इक्वेशन क्या बनाएंगे, अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए, आपको तो वी नॉट भी नहीं पता है, आपको म्यू भी नहीं पता है, और आपको एक वैल्यू लेके आनी है। सो एक इक्वेशन से तो काम बनेगा नहीं, राइट? तो पहले एक बनाते तो है। आपका पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था और फाइनली बी पॉइंट पे है, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना, एक ही जगह पे तो है। सो देयर इज ए टू बी की बात करें, अगर हम यहां से ए टू बी की बात करें, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? लेकिन पार्टिकल का स्पीड कम हुआ, सो देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझना, फील समझिएगा, देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों खोया? क्योंकि फ्रिक्शन ने काम किया इस बार, फ्रिक्शन ने काम किया, फ्रिक्शन नेगेटिव काम कर रहा है चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए। जब वो ऊपर जा रहा था तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, जब वो नीचे आ रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था। तो फ्रिक्शन ने मोशन को हमेशा अपोज किया है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ही खेल रहे हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन विच इज फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है आपको x डिस्टेंस तक गया, इसको C पॉइंट बोल देते हैं, ये x, तो x, लेकिन ये तो हो गया है सिर्फ एक रास्ते का वर्क डन। ऊपर जाते वक्त जितना वर्क डन हुआ है, नीचे आते वक्त भी उतना ही तो वर्क डन हुआ होगा, क्योंकि भैया फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट है, और अगर ऊपर x गया था तो नीचे आते वक्त भी x ही ट्रैवल किया है। तो इसलिए ये जो आपने लिखा है ना, इसको डबल कीजिए। बच्चे डबल करना भूल जाते, डबल कीजिए। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m वी नॉट स्क्वायर माइनस योर वी नॉट स्क्वायर बाई 4। मानते हो ना? हाफ एम बी स्क्वायर दोनों के लिए लिख के सब्ट्रैक्ट करना था ऐसे, इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी कॉस थीटा टाइम्स x। अच्छा, तो ठीक बात है, चलिए आपने इसको तोड़ाया जीवन से, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगा 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 4। दिस इज योर 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 4। नीचे एक और 2 है तो 8 को राइट साइड ले गया तो ये हो जाएगा 16। सो 16 म्यू जी कॉस थीटा टाइम्स x, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें एक और इक्वेशन बनानी है इस x के टर्म्स में। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ये ब्लॉक आपका इस C पॉइंट तक पहुंच ही गया था, अब यहां से जब वो लौट रहा है तो इस समय इसकी स्पीड 0 है। अब ये लौटने का मोशन देखिए, इस समय इसकी स्पीड 0 है। तो C पॉइंट से लेके B पॉइंट तक के लिए एक बारी काइनेमैटिक इक्वेशन लिख दीजिए, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन भी चलता है, योर एनर्जी थ्योरम। काइनेमैटिक इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज योर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो C से B में v स्क्वायर में ये वाला है, सो वी नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर तो 0 है, राइट? 2g वाला जो आपका टर्म आने वाला, समझ रहे हो? दिस इज योर, देखिए अब कंफ्यूज नहीं होना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम लोग लिख रहे थे। दिस इज योर वी नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 2। जब पार्टिकल आपका नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है फ्रिक्शन के केस में? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। दिस इज योर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट तो आपका x ही है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि आपका जो वी नॉट स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 8x, यहां पे आपका g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा है। अब आपको यहां पे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने चाहिए। 3 इंटू यहाँ पे जो आपका वी नॉट स्क्वायर है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो ये पूरे टर्म से 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 24, x जी कॉमन खींच लीजिए। दिस इज योर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 म्यू जी कॉस थीटा x। अच्छा, यहाँ पे भी एक x मल्टीप्लाइड था ना, ये वाला x। अब देखिए यहाँ पे आपका g और x खत्म हो जाएगा, 8 2 8 3, सो दिस बिकम्स 3 साइन थीटा माइनस 3 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आपको हो जा रहा है 2 म्यू कॉस थीटा। तो यहां से मुझे जो दिख रहा है दैट इज योर 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 म्यू कॉस थीटा
यानी कि सर म्यू की जो वैल्यू आ रही है दैट इज योर 3/5 tan थीटा, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। सो दिस एंटायर थिंग शुड बी इक्वल टू I अपॉन 1000, I अपॉन 1000। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हो गया सर, देयरफॉर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा भाई साहब, ये आपको हो जाएगा 200, ये आपको हो जाएगा √3, यानी I इज 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, चाहो तो ले लो, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6, और ये आपको हो जाएगा 34, एक दशमलव आ गया। तो इसको तो इंटीजर में अगर कन्वर्ट करें तो 346 ही आना चाहिए। एंड यस, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो खत्म, यहां पे अपना सेशन खत्म होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व कीजिए, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इज्जत देना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।